बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हमारा मुल्क हालत जंग में है, लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अवाम उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अब तक हजारों कीमती जानों का नजराना पेश करने के बाद भी इस कौम के हौसले पस्त नहीं हुए। पाकिस्तान के दिल लाहौर ही का जिक्र करें तो 2004 से लेकर अब तक यानी 2017 तक कुल 33 बड़े धमाके हो चुके हैं, जिनमें FIA, रेस्क्यू 15, GPO चौक, गुलशन इकबाल पार्क, चेरिंग क्रॉस और कल का डिफेंस का Z ब्लॉक का धमाका भी शामिल है। इन धमाकों में कुल 732 अफराद शहीद हुए और तकरीबन 2200 जख्मी भी हुए। पंजाब असेंबली की इमारत, वाबडा हाउस, गवर्नर हाउस जैसी बड़ी इमारत में घिरी शाहराह कायद-ए-आज़म, जिसे मॉल रोड भी कहा जाता है, 13 फरवरी को उस वक्त खून आलूद हुई जब एहतजाज करते केमिस्ट ग्रुप से DIG ट्रैफिक अहमद मुबीन बार बार ये दरखास्त कर रहे थे कि खुदारा दहशतगर्द अनासिर को मौका मत दें, एहतजाज खत्म करें ताकि घंटों से गाड़ियों में फंसे अहले लाहौर ना करदा गुनाह की सजा से आजाद हो सकें। ऐन उस वक्त जब वो 7 फरवरी को जारी किए गए अलर्ट के खदशे का इजहार कर रहे थे, वही खदशा हकीकत का रूप धार कर उनके साथ साथ 15 जिंदगियां ऐसी ले गया जो ऐसे किसी सानहे से बेखबर अपनी राह गुजर के मुसाफिर थे और राहिए अदम हुए। इन वाकयात के मुज़मिरात, मुहर्रिकात, मुतासरीन के जहनों पर इसके अनमिट असरात और मुमकिनात का हम लोग जायजा लेगा, आपके सामने रखेगा और फैसला आप लोग करेंगे। अपने सफर का आगाज करते हैं और आज का प्रोग्राम हम लोग का हम नाम करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शिकार आवाम और खास तौर पर लाहौर में पेश आने वाले वाकयात में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनके नाम। असल मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ 13 फरवरी की शाम धमाका हुआ है। इसी मकाम पर एक DSNG खड़ी हुई थी चैनल की और उसके साथ ही आकर खुदकुश हमलावर ने खुद को उस वक्त उड़ाया जब यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा था फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से। ये मसरूफ तरीन शाहराह है, शाहराह कायद-ए-आज़म, जिसे मॉल रोड भी कहा जाता है। इसे अगर लाहौर की शाहराह दस्तूर कहा जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ बहुत सी अहम इमारत मौजूद हैं, हर वक्त यहाँ ट्रैफिक होती है, रश होता है, इज़्दिहाम होता है लोगों का। लेकिन उस दिन यहाँ पर जो रश था वो उन लोगों का था जो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट का हुक्म है, दफ़ा 144 नाफिज है, यहाँ पर एहतजाज नहीं किया जा सकता, मजमा इकट्ठा नहीं हो सकता। इसके बावजूद चेरिंग क्रॉस और मॉल रोड के इस मकाम को एहतजाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 13 फरवरी को यहाँ पर क़यामत टूटी। दहशतगर्दी तो हो गई, लेकिन आप ये देख सकते हैं खुशाइन बात ये भी है, अगर आप पॉजिटिविटी चेक करें, लोगों के मुस्बत रवैये चेक करें, तो यहाँ से कारोबारी जिंदगी उस तरह से शुरू हो चुका है और ये अगले दिन ही शुरू हो गया था। ये पैगाम था दहशतगर्दों को कि हम मुत्तहिद हैं, हम मुस्बत हैं, हमारे हौसलों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हम डरेंगे नहीं, खौफजदा नहीं होंगे, हम इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे और दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को इसी तरह शिकस्त होगी। लाहौर धमाके में बहुत से लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल हुए। उनमें एक बिलाल अमजद नाम का नौजवान भी था जिसकी 13 मार्च 2017 को शादी थी और वो उसी सिलसिले में शॉपिंग के लिए वहाँ पहुँचा था। ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होना था उस नौजवान का, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया उसी धमाके के नतीजे में। घर वालों के साथ मैं मौजूद हूँ। दुख बड़ा है इनका, बहुत शदीद दुख है, क्योंकि इकलौता बेटा था वो बिलाल इन लोगों का। तो इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक इनका दुख शेयर कर सकें हम भी।
अमजद साहब, कुछ बिलाल के बारे में बताइए, उस दिन वहाँ वो क्यों गया था और आपको इत्तला कब मिली, कैसे मिली, क्या उस वक्त आपके मतलब सोचा क्या था कि बिलाल का इंतजार तो डेफिनेटली आप कर रहे होंगे, उसके बाद क्या हालात क्या थे उस दिन 13 फरवरी के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। तो उसने अपने जो सूट कलेक्ट करना था शादी के लिए, तो उधर जा रहा था, बस तकदीर उसको उधर ले गई। सारी चीज़ें उसने अपनी जना इकट्ठी कर ली हुई थी शादी के लिए के सब, लेकिन मैं अपनी मिसेज और उसकी दवाई लेने के गया हुआ था। रास्ते में मुझे इनका फ़ोन आया कि वापस आ जाओ। मैंने कहा अभी तो मैं दवाई लेनी है। फिर मैंने नहीं बेटी को कहा मुझे बात बताओ, कहने का कुछ नहीं हुआ, आप घर आ जाओ। फिर एक फ़ोन और आया, उन्होंने कहा जी आप मेरे आने से पहले क्या एक मर्द है कि नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं आया। फिर हम आते ही फ़ोन दोबारा किया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद इतला मिली है जी, तो उसके पास बिलाल को फ़ोन करने की कोशिश की इस दौरान आपने? हाँ जी, वो वही कर रहे थे। अच्छा, बन जा रहा था। मैं शहीद ही कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये धमाका हुआ है, दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। बिलाल की डेड बॉडी कब दी गई आपको? ये डेड बॉडी उधर से जी नियर अबाउट मेरा है 7:30 बजे के करीब। उसी दिन दे दी? उसी दिन, हाँ जी। वालदा हैं जी बिलाल की, आप बताइएगा जी, आप कुछ शादी के वाले से तैयारियां कैसे चल रही थी? बिलाल के बारे में कुछ बताइएगा। बिलाल इतना नाइस बच्चा था ना मेरा, इतना, मैं तो कह रही थी कि कुल दुनिया को ऐसा बच्चा दे सबको, सबकी माओं को ऐसे बच्चे दे। हम उसकी शादी के लिए इस घर में शिफ्ट हुए थे। आपसे ज़्यादा करीब था बिलाल या वालिद साहब से अपने? नहीं, वो दोनों के नज़दीक था, क्योंकि इनके साथ बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, दोस्त का रिश्ता था। जब शाम हो रही थी ना 4 बजे के करीब ना, मुझे ऐसा था जैसे कोई मेरे कलेजा को ना छुरियों से काट रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मगर जब टीवी पे ये धमाके की खबर सुनी, उसके बाद ऐसा था मुझे जैसे मुझे कुछ नहीं है। आपको जाहिर है जब ये धमाका हुआ एक उम्मीद तो होती है कि मेरा बच्चा बच गया होगा, ये धमाके में शायद अभी कहीं ज़ख्मी हो, कुछ ये ख्यालात उस वक्त चल रहे होंगे आपके ज़हन में? जब हमें पता चला ना कि वो ज़ख्मी है, तो हमने कहा थोड़ा बहुत ज़ख्मी होगा, मगर जब एक फ़ोन आया ना कि वो हमें नहीं है, फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि अच्छा माँ जी, जिस तरह धमाके होते रहे पहले भी, दहशतगर्दी का शिकार है पाकिस्तान, टीवी पे आपने देखे होंगे, कभी सोचा था कि खुदा न खास्ता कभी इस तरह आपके साथ भी हो सकता है? कभी ऐसा कुछ ज़हन में ख्याल आया था? ज़रा प्लीज़ अपनी बेटी को दीजिएगा। बहन है बिलाल की, बहना आप बताएं कुछ बिलाल के बारे में, कैसा भाई था वो और क्या उसकी बात आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? भाई बहुत अच्छा था, मेरे से बड़ा। आपसे बड़ा था? जी, मेरे से बड़ा, मैं सबसे छोटी बहन हूँ। ख्याल रखता था आपका बड़ा भाई होने की हैसियत से? भाई बहुत ख्याल रखता था, वो मुझे अपनी गुड़िया कहता था, मुझे अपनी वो छोटी गुड़िया कहता था। आगे से मेरी बेटी को कहता था तुम्हारी, वो भी मेरी गुड़िया है। वो सुबह से इंतज़ार में थी कि मामू आएंगे, मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आएंगे। कोई बात याद आती है बिलाल की, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? मैंने भाई से उसी दिन रातों का मैंने कहा भाई मैं तुम्हें ना सेहरा बांधूंगी, वो जो आजकल चलता नहीं है, वो दूसरा वाला हार पहनाऊँ। कहता भाई कहता था जो सा मर्जी से पहना सेहरा बांध लेना, जो सा मर्जी तू हार पहना ली, मैं तुझे नहीं मना करूँगा। इन भाई ने अलबत्ता हमें नहीं बताया हुआ था, अम्मी पापा को शादी के फ़ौरन बाद अम्मी पापा को उम्रे पे लेकर जाना था, साथ खुद जाना था और साथ अपनी वाइफ को लेकर जाना था। सब सारी तैयारियां भाई ने कर ली थी। बिलाल जैसे और बहुत से लोग दहशतगर्दी के वाक़यात का शिकार हुए हैं, लेकिन हमारी अपील है खुदारा हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, खुदारा सिक्योरिटी इदारे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस तरह के जो बच्चे हैं, इस तरह के लोग हैं जिन की ज़िंदगियों का खात्मा हो रहा है, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको बचाया जाए ताकि लोग अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकें। उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत का काम है। खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा लाहौर? वो उसको मैं लेने गया था पेशावर। खुदकुश हमला जब हो जाता है तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है उन आज़ा की बुनियाद पर पता लगाना कि कौन इसमें मुलव्वस था और सहूलतकार तक पहुँचना। लेकिन इस वाक़े में 13 फरवरी 2017 को जो लाहौर की मॉल रोड पर धमाका हुआ, इसमें खुशाइन बात ये थी कि 48 घंटे के अरसे के अंदर, 48 घंटों के अंदर अंदर जो सहूलतकार है उस की शनाख्त की गई, उसे गिरफ्तार किया गया, उसे मीडिया के सामने पेश भी किया गया, उसकी वीडियो चलाई गई। ये किस तरह हुआ, किस वजह से हुआ, इसके पीछे सेफ सिटीज़ का प्रोजेक्ट है, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। इस प्रोजेक्ट की मदद से, इनके कैमरास की मदद से मदद मिली इस बंदे को पकड़ने में। तो पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से उस शख्स को ट्रेस किया गया, शनाख्त किया गया। आप इस वीडियो की क्वालिटी भी देखिए, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। ये अब आप देखें,
लेफ्ट साइड पे वो पिक्चर है जो सीसीटीवी फुटेज है वाकये से पहले की, उसकी जो हमने इन्हांस करवाई है, और राइट पे एक्चुअल फोटो है। तसल्ली के लिए देखें कि ये सेम वही बंदा है जिसने जाके दहशतगर्द को मौके पे खुदकुश मुबारक को छोड़ा है और उसे छोड़ के फिर वापस गया है। नेक्स्ट टाइम ये वो मोटरसाइकिल पे खुदकुश बमबार को ला रहा है। ये वो पैदल से पहले की फुटेज है जहां वो उसने मोटरसाइकिल छोड़ी है और उसके बाद आगे लेके आया है। नेक्स्ट टाइम ये अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, जरा आप गौर से सुने। ये इसमें आपको सारी तफसील खुद बता रहा है, छोटी सी वीडियो है। जी चलाएं प्लीज। खुदकुश जैकेट कब पहुंची थी तुम्हारे पास? तकरीबन 20-25 दिन पहले पहुंचा था। खुदकुश जैकेट कैसे पहुंची? किसने तुम्हें खुदकुश जैकेट दी? ये वहाँ पे तंजीम की तरफ से एक आदमी शख्स मुझे मिला था, वो आरिफ नाम के शख्स ने, वो उन्होंने पहुंचवाया था। और वो किस तरीके से खुदकुश जैकेट लाहौर पहुंची? वो उन्होंने ट्रक वालों से बात किया था उधर ही, इधर मोहम्मद एजेंसी में जहाँ से उन्होंने पकड़ के लाया है पेशावर से, और ट्रक वाले से उन्होंने जो है ना 2 लाख रुपए का बात किया कि हम जो है ना ये हेरोइन है, इसको जो है ना लाहौर लेके जाना, तो उस जरिए से मुझे जैकेट पहुंचाई। और खुदकुश बमबार कैसे पहुंचा लाहौर? वो उसको मैं लेने गया था पेशावर। पेशावर में किस जगह से खुदकुश बमबार को तुमने हासिल किया? आज के वाड़े से तो खमाड़े से। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में जिस कदर वाज़े नज़र आ रहा है चेहरा उस सहूलतकार का, उसकी मदद से तकरीबन 48 घंटों में उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई। ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इसे हम सराहते भी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के रूह रवां DIG आमिर मलिक साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। अली आमिर मलिक साहब से बात करते हैं, जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की खुसूसियात क्या हैं, तफसीलात क्या हैं और इससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा सिक्योरिटी बरकरार रखने में। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा सर कि अब तक कितने कैमराज इंस्टॉल हुए हैं, ये प्रोजेक्ट है क्या, आम आदमी के लिए जरा तफसील बताइएगा इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जी इसको अगर बेसिक हम जो बात करते हैं हर दफ़ा पुलिस कल्चर की, थाना कल्चर की, ये उसके अंदर इंटरवेंशन करने का एक तरीका था और वो हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है ताकि पुलिस को ना सिर्फ अकाउंटेबल किया जाए उसके थ्रू, बल्कि हम कुछ फैसिलिटेट भी करें उसे। सो उसकी 2 बातें थी। एक तो हम इमरजेंसी रिस्पांस को इम्प्रूव करना चाहते थे, दूसरा हम ट्रैफिक को ऑटोमेटेड करना चाह रहे थे, और तीसरा हम अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिक्योर करना चाह रहे थे। ये 3 चीज़ें थी और ये इसका जो आइडिया, पूरा कॉन्सेप्ट है, ये CM साहब ने ही डेवलप किया एंड वो आज तक इसके रूह रवां है। एक्चुअली वही इसको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में इसको देखते हैं और इसमें हम शहर में तकरीबन 8000 के लगभग कैमरास लगाएंगे, जिससे अभी तक 3 माह में हमने जो इसको फंक्शनिंग की है, तो हम तकरीबन लाहौर में जो रिस्पांस टाइम था वो 25 मिनट के करीब था, जिसको हम 13 मिनट पे ले आए हैं अभी तक। सो वो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर बीच में डाल के तो उससे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। डॉल्फिन बिल्कुल इस सेंटर के साथ लिंक्ड है। अच्छा मलिक साहब, ये आपने बताया इसके बारे में, एक प्रोजेक्ट है क्या, बड़ी इंप्रेसिव है बाय द वे, ये बड़ा मुतासिरकुन है। मैं ये जानना चाहूँगा, इस वाक़े को अगर हम देखें, इसमें 48 घंटे तकरीबन लगे, बल्कि उससे भी कम वक्त लगा निशानदही करने में। ये कैमरास की मदद से हुआ, इतने क्लैरिटी उसकी वजह से हुआ। और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हमारा जो नादरा का सिस्टम है उसमें कुछ सुकम मौजूद हैं, चेहरा अगर सामने से ना हो तो वो शनाख्त नहीं हो पाती, तो ये मैच करेगा नादरा के सिस्टम के साथ? देखिए जी, एक तो बात ये है कि ये हम जैसे आप सेलुलर कंपनीज होती, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है। ये जो सेंटर है ना, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। हमारे वहाँ पे कैमरास थे, उसके आगे जो कुछ किया उसका सेहरा वैसे जाता है जी एजेंसीज को, जिन्होंने उन सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को देख के उन्होंने आगे जो कुछ किया वो उनका क्रेडिट है। लेकिन माजी में ये होता था ना सर कि जो कैमरास मिल जाती थी, फुटेज मिल जाती थी, उसमें चेहरे इतने वाजे नहीं होते थे कि जिसकी मदद से गिरफ्तारी अमल में आ सके। इसमें हमने ये देखा, इवन जब लोग टीवी पे भी देख रहे हैं तो चेहरा बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इन कैमरास की वजह से फ़र्क पड़ा है जी। ये देखिए 2 बातें हैं ना जी, एक तो ये एक प्लान के तहत पूरे शहर में स्प्रेड होंगे, सो एक कंटिन्यूटी मिलती है तफ्तीशी को। दूसरा ये है ऑब्वियसली कैमरास की क्वालिटी बहुत फ़र्क है जी, जो आपके आम लगते हैं उससे बहुत इम्प्रूव क्वालिटीज़ है। सो वो दोनों चीज़ें मैटर करके वो फिर एक होलसम सी पिक्चर निकलती है, जिससे आगे गवर्नमेंट एजेंसीज को सहूलत मिलती है टू डिटेक्ट क्राइम। अच्छा, कराची में भी एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, कैमराज हैं वहाँ पे, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अगर हम मवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो आप किस हद तक इसको उससे बेहतर या फिर उसके ही पैरेलल देखते हैं?
कराची में जी बहुत पहले लगाया गया था वो सीसीटीवी का सिर्फ सिस्टम था। टेक्नोलॉजीज जी इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि अगर आप उनको अपग्रेड ना करें वक्त के साथ तो वो चीज़ें फिर डाइल्यूट होती जाती हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम रहा है कराची का। उन्होंने लगाया अच्छा था उस वक्त के हिसाब से, लेकिन शायद उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके। चूँकि इस वाक़े में जो ताज़ा वाक़ा है 13 फरवरी का, इसमें शहादतें हुई हैं, उसमें आवाम के साथ साथ पुलिस के भी जवान शहीद हुए हैं और ख़ासतौर पर 2 बड़े ऐसे अफसरान जो बड़े होनहार, बड़े काबिल थे। जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है, चूँकि आपका भी ताल्लुक़ पुलिस से है, तो मोराल पर किस हद तक फ़र्क पड़ता है आम जो पुलिस एहलकार है, जो जवान है उसके, और ख़ास तौर पर जो अफसरान हैं, क्योंकि इसमें अफसरान भी शिकार हुए हैं, कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए जी, फ़र्क तो वैसे ही है जैसे हम मेरे ख्याल हर शख्स जो है जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है सारे पाकिस्तानी ही डिमोरलाइज होते हैं जी। बट एक वो मुसलमान होने की वजह से वो भी है हमें कि ये तो ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है, और जब हमारा ईमान है कि हमने शर से लड़ना ही है वो तो लड़ना ही लड़ना है जी। तो मोरल अल्लाह का मेहरबानी है जी, जब ये फिर आपको कामयाबी मिलती है इन प्रोसेसेस में तो उससे मोरल को बहुत फ़र्क पड़ता है जी, और बेहतरी होती जा रही है जी। अब इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये एक बड़ी लंबी फाइट है जी जो लड़नी पड़ेगी हमें, और इसमें हिम्मत हारने से तो काम नहीं चलेगा जी। बहुत शुक्रिया आपकी, यही पॉजिटिविटी है जिसको दहशतगर्द शिकस्त नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आमिर मलिक साहब DIG कमांड एंड कंट्रोल से हमने गुफ्तगू की। आप ये देख सकते हैं बड़ा मुतासिर कुन ये सिस्टम है सारा, और ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी और मुल्क में मौजूद हैं, किसी यूरोपीय मुल्क में मौजूद हैं। और ये आगाज़ है। अभी 8000 कैमरा सिर्फ लाहौर में लगने, और तकरीबन 6 जो शहर हैं पंजाब के और भी शामिल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जब तक इस तरह नज़र रखी जाएगी शहरियों पर भी और जो शरपसंद अनासिर हैं उन पर भी, और जिस तरीके से यहाँ पर ये मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं एक्टिव होकर, मेरा ये ख्याल है कि दहशतगर्दी को हम बहुत जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नाज़रीन, लाहौर में जो धमाका हुआ उसमें खास बात यह है कि आवाम को तो निशाना दहशतगर्दी में बनाया ही जाता है, लेकिन वहाँ जिस जगह ये धमाका हुआ चंद ही कदम के फासले पर आवाम की तकदीर का फैसला होता है। यानी पंजाब के आवाम की तकदीर के फैसले पंजाब असम्बली में किए जाते हैं और मेम्बरान वहाँ मौजूद होते हैं। वो किस हद तक अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए मेंबर सूबाई असम्बली उस्मा बुखारी साहबा के साथ में मौजूद, उनसे बात करते हैं। उस्मा साहबा, आवाम महफूज हैं या नहीं है वो तो बहस छोड़ दें, आप लोग अपने आप को कितना महफूज तस्वर करते हैं जी? सिर्फ चंद कदम के फासले पर वहाँ आप लोग बाहर निकलकर मीडिया से बात किया करते हैं, वहाँ ये धमाका हुआ है। देखिए, पहले तो मैं इस फिनोमेना के आपके मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। हम भी आवाम में से ही आते हैं, हम भी आवाम, आपकी वजह से आवाम बेचारे ट्रैफिक में खड़े होते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स की वजह से। आप लोग आम तो ना हुए ना जी, खास ही हुए ना जी। ऐसे नहीं है। देखिए, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में थोड़ा फर्क करिए। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, शुजा खान ज़्यादा एक वजीर होते हुए जिस तरह से उनके साथ एक वाक़या पेश आया, सो इस मुल्क में जहाँ हम एक जंग की कैफियत में हैं, वहाँ पर जो वार किसी दुश्मन का वो चलाने में कामयाब होता है उसमें कोई भी उसका शिकार हो सकता है। इसलिए कहना कि आम आदमी, पुलिस वाले भी बहुत बड़े बड़े आपको मालूम है, जिस चेरिंग क्रॉस के इस वाक़े की आप बात कर रहे हैं उसमें बड़े पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं हमारे, बहुत कीमती लोग जो है उनकी जानें गई हैं। और जहाँ तक मेरी राय है तो मैं तो समझती हूँ कि ज़िंदगी और मौत खुदा ताला के हाथ में, और मैं तो उन लोगों के मानने वाले में से हूँ जो कहते हैं कि ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है। सो मुझे तो खैर कभी इन मामलात से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर है पंजाब असम्बली की एक अपनी एक हैसियत है, एक उसको खुदा न खास्ता उसके साथ कोई बुरा वाक़या हो, वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा एक वाक़या साबित हो सकता है। लेकिन मेरी इससे पहले ये दुआ है कि परवरदिगार पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हालात बेहतर करे। और वैसे हम लीडर्स हैं, सो हमें फ्रंट से लीड करना है, सो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। आप तो बेखौफ हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लोग डरते हैं, लोग डरे हुए हैं, अभी भी लोग डरे हुए हैं। खासतौर पर जो अब ये उधर डिफेंस में वाक़या पेश है, जेड ब्लॉक में धमाका हुआ, यानी दावे किए जा रहे थे कि सिक्योरिटी सख्त है, हम PSL भी करवाएंगे, सारे दावे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक वाक़या इस तरह का पेश आ जाना, इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द जो हैं वो लूप होल्स तलाश कर लेते हैं बहरहाल, और लेफ्ट मौजूद है। यस, ऐसे होता है। देखिए, इंसान है और इंसान जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा वहाँ पर ह्यूमन एरर की गुंजाइश होती है। लेकिन जो ये डिफेंस वाला वाक़या है, इसको मतलब अभी इसके ऊपर देखा जा रहा है कि ये कोई केमिकल धमाका था या जो भी था। मैं समझती हूँ कि पंजाब में जो पिछले 3 साल में बहुत नुमाया हद तक कमी आई है दहशतगर्दी के अंदर। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। गुलशन रावी वाला, जो गुलशन इकबाल वाला हमारा धमाका था, और ये जो चेरिंग क्रॉस है, ये दोनों इसके
बम्बार भी बाहर का था और इसका सहूलतकार भी बाहर का था। बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो तो खैर बेखौफ हैं, पुरअज़्म हैं कि इस तरह के धमाके हौसले पस्त नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ आवाम को भी हौसला होना चाहिए इनकी इस बात से कि हाँ, मुकाबला करना है दहशत गर्दी का। जाहिर है पाकिस्तान हालत जंग में है, लेकिन मुकाबला भी दहशत गर्दों का हमने मिलकर ही, मुत्तहिद होकर ही करना है। और खुदकुश बम्बार कैसे पहुंचा लाहौर? और उसको मैं लेने गया था पेशावर। नाज़रीन, इस वक्त वैसे तो पाकिस्तान पूरा ही हालत जंग में है, लेकिन खासतौर पर जो लाहौर में ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया 13 फरवरी को, और उसके बाद जो एक ताज़ा वाक़या यानी डिफेंस में कल धमाका हुआ है जेड ब्लॉक के अंदर, इन वाक़यात पर और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात करने के लिए पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। इनसे बात कर लेते हैं। मियां साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, पंजाब हुकूमत कहती है कि हमने 48 घंटे में गिरफ्तार भी किया सहूलतकार को 13 फरवरी के धमाके के, जो सानेहा चेयरिंग क्रॉस है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि एक और वाक़या पेश आया था डिफेंस का। क्या अपना काम पूरे तरीके से कर रही है पंजाब हुकूमत? आप मुतमईन हैं, या जो बहैसियत अपोजिशन लीडर आपका काम है आईना दिखाना हुकूमत को, वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मेरा ख्याल है जी, बड़ी ताख़ीर से अब भी रेंजर्स को इन्होंने यहाँ पर बुलाया है, जिसका मुतालबा पिछले 1-1.5 साल से पूरी कौम कर रही थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही थी। अगर आज से पहले बुलाया होता तो शायद ये वाक़यात भी ना होते। और हम अब भी समझते हैं कि हालात जिस तेज़ी के साथ ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें मौजूदा जो हुकूमत है या हुक्मरान हैं, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिस संजीदगी से अमल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्या वजह? दहशतगर्दी के वाक़यात में कुछ कमी आई और ये सारी हुकूमतें रिलैक्स हो गई। ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर तो पहले भी ये कभी इन्होंने माना ही नहीं था कि यहाँ कोई दहशतगर्द हैं या इनके कोई डेंज ठिकाने हैं इस तरह के वहाँ पे शरपसंदों के, दहशतगर्दों के। और मैं समझता हूँ इनकी प्रायोरिटीज़ वो तब्दील नहीं हुई। ठीक है। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि आप, दो मेरे सवाल हैं, एक ही सवाल के अंदर दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि पंजाब असम्बली के कुछ कदम के फासले पर ही धमाका हुआ है। आप लोग भी जब असम्बली में इजलास होता है उसके बाहर निकल कर आप मीडिया से बातचीत करते हो उसी मकाम पर तकरीबन कमोबेश के जहाँ पर ये धमाका हुआ है, आप अपने आप को कितना महफूज तस्वर करते हैं? और दूसरा हिस्सा ये है कि दफ़ा 144 नाफिज है, मॉल रोड पर कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई एहतजाज नहीं हो सकता, इसके बावजूद फार्मासिस्ट उस दिन एहतजाज कर रहे थे और पंजाब हुकूमत नाकाम थी, यानी उनकी रिट नहीं। मैं समझता हूँ एक तो रेट नहीं है, दूसरा ये जब पानी सर से गुजर जाता है फिर इन्हें होश आता। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों ने 1 हफ्ता पहले बड़े बड़े इश्तहारात देकर ऐलान किया था कि हम फलां डेट को यहाँ पर शटर डाउन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उससे पहले उन्हें इंगेज करना चाहिए था ताकि ये हाई अलर्ट और इस तरह के इंडिकेटर्स भी थे नेक्टा की तरफ से कि यहाँ कोई धमाका होगा, कोई इस तरह का हादसा और सानिया हो सकता है, तो इन्होंने बर वक्त ये नहीं किया फैसला। ये धमाका हो गया उस दिन भी। मुजाहरे होने चाहिए, वहाँ के नहीं होने चाहिए। नहीं, मैं ये समझता हूँ मुजाहरे होने चाहिए। तो ये तो बड़ी पुरानी एक इनका फैसला पंजाब असम्बली का भी मौजूद है कि माल रोड के ऊपर इस तरह के मुजाहरे नहीं होने चाहिए। कोई एक जगह मखसूस कर दी जाए जहाँ मुजाहरीन जाके मुजाहरा करें। इल्जाम लगाती है कि आप लोग जलसे के लिए वहीं पर जिद करते हैं, जैसे कि पीटीआई के जलसे वहाँ पर हुए भी हैं और इसी चीज़ का भी फायदा उठाते हैं बाकी अनासिर भी जो वहाँ पर एहतजाज करते हैं। देखिए, पीटीआई का जलसा तो उनको साल में 1 दफ़ा होता होगा, लेकिन मेरा ख्याल साल का शायद ही कोई दिन खाली हो जब वहाँ एहतजाज ना हो रहा हो। तो इसलिए एहतजाज तक और इस सतह के एहतजाज तक पहुंचने से पहले हुकूमत को जो मुतल्लका लोग हैं, मुतल्लका फरीक हैं, उनको इंगेज करना चाहिए, टेबल पे बिठा के नेगोशिएट करना चाहिए। आखिरी जवाब, आप कितना महफूज तस्वर करते हैं खुद को पंजाब असम्बली का मेंबर होते हुए और ये जानते हुए कि चंद कदम के फासले पर एक धमाका हुआ है? मैं समझता हूँ हुक्मरानों को अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, इससे बढ़कर आम आदमी की फिक्र करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी को कैसे महफूज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पंजाब हुकूमत की तरजीहात कुछ और है, उनका ये कहना, और हुकूमत को अपनी नहीं बल्कि आवाम की फिक्र करनी चाहिए, जिनके वोटों से मुंतखब होकर वो असम्बलियों तक पहुँचते हैं, ऐवान तक पहुँचते हैं।
और नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब के साथ, इनसे बात कर लेते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, 13 फरवरी का एक हादसा, एक वाक़या दहशतगर्दी का, उसके बाद पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई की, बल्कि सीएम साहब खुद आए और 48 घंटों में बंदा पकड़कर सहूलतकार मीडिया के सामने पेश भी किया गया, उसकी वीडियो पेश की गई। लेकिन उसके बावजूद जो कल वाला वाक़या है दहशतगर्दी का, जो डिफेंस में धमाका हुआ है, इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द अभी भी उसी तरह मुतहरिक हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रही है हुकूमत। नहीं, देखें, गवर्नमेंट का कंट्रोल अलेज नहीं करना चाहिए। ये आप इसको समझें कि ये जो जंग है ये आसान जंग नहीं है, और ये हमें हर काउंट पे लड़नी है, आपको भी और मुझे भी। ये सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं रह गया, और खून से हम नहीं डर रहे, लेकिन एक नैरेटिव से मुझे डर लगता है। ठीक है, अब आप यू आर अ वेरी गुड एंड अपना अच्छी रिपोर्टिंग करते हो आप, लेकिन मुझे बताएं कि मैं किस सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव आपको बताऊं। और आज जब लाशें मेरे सामने पड़ी हैं और मैं ये गिनवाऊं कि मैंने ये इतने अच्छे काम किए हैं, तो प्रॉब्ली शायद मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा एक ऐसा एलिमेंट होगा मेरे साथ कि मैं बात करते हुए भी थोड़ा सा शेकी होऊंगा खुद। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि एक तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि हमें डरना नहीं है, हमें स्टेड फास्ट खड़े रहना है। और ये जो जिन घरों के अंदर ये लाशें पहुंची हैं, मैं उनके जज्बात समझ सकता हूं। लेकिन ये एतराज़ उठता है कि ठीक है, पंजाब हुकूमत या आप कहते हैं डरना नहीं चाहिए, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ होता है प्रोटोकॉल, आप लोगों के साथ होती है गाड़ियों की लंबी कतारें, और जिसकी वजह से आवाम परेशान भी होते हैं, ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। तो आप लोग तो वाकई डरेंगे नहीं, डरेंगे तो आवाम। मेरी बात सुने, देखें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं, ठीक, एंड आई एम वेरी लाउड। मैं जैसे मेरे मतलब आपके सामने, आपका कैमरा सामने, तरजीहात पर जो है एतराज उठता है। अपोजिशन लीडर मैं मियां महमूद रशीद साहब का कोट करना चाहूंगा, वो कहते हैं पंजाब हुकूमत की तरजीहात जो है वो सही नहीं है। वो कहते हैं रेंजर्स अगर पंजाब में पहले इतनी देर से शोर उठ रहा था कि यहाँ पर उन्हें इजाजत दी जाए, नहीं दी जा रही थी, क्या वजह है, इतनी ताखीर की वजह क्या है इस फैसले? अच्छा, देखें, ये एक तो शायद मियाँ साहब के पास, मैंने खुद भी कोशिश की मियाँ साहब को ये समझाने की, लेकिन अपना अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है। रेंजर्स को पहले से लेके आज तक, जब से नेशनल एक्शन प्लान सामने है, रेंजर्स की जहां ज़रूरत होती रही है वहाँ हम लेते रहे हैं। और कभी भी रेंजर्स को हमने अपने ऑपरेशंस के अंदर, कॉम्बिंग ऑपरेशंस के अंदर, तमाम अस्करी अदारे जिसकी ज़रूरत थी इंटेलिजेंस बेस्ड शेयरिंग के ऊपर, हमने जहां ज़रूरत थी उनको साथ लिया। अच्छा, अब ये जो डिप्लॉयमेंट है इसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। वो डिप्लॉयमेंट कैसी है कि ज़रबे अज़्ब के बाद मैं भी ये समझ रहा था, शायद आप भी ये समझ रहे होंगे, कि हमने कुछ ज़रबे अज़्ब के फ्रूट्स रीप कर लिए हैं, उसके डिविडेंड्स हम शेयर कर रहे थे। देयर वर अ पीसफुल 1 ईयर ऑलमोस्ट, जिसमें कोई ब्लास्ट नहीं थी, और लग ये रहा था कि शायद इन लोगों को हम भगाने में कामयाब हो गए। लेकिन लाहौर ब्लास्ट ने उस पर्सपेक्टिव को पूरी तरह शटर किया। हमने भी अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट किया, और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट जो है, अगर ये इस तनाजुर में देखा जाए कि 8-9 महीने की जो सक्सेसफुल कॉम्बैटिंग थी, 663 कॉम्बिंग ऑपरेशंस थे, 1,02,000 अफराद को एप्रीहेंड किया गया। ठीक है, 97,000 मुकदमात दर्ज किए। देखें, जब अभी आपको और मुझे कोई तकलीफ हो जाए, कोई मसला हो आपको और मुझे, तो मैं और आप जब सड़क पे आएंगे, हुकूमत से इजाजत लेकर थोड़ी आएंगे, हम तो सड़क ब्लॉक करने आएंगे। सो ब्लॉकिंग ऑफ अ रोड इज नॉट विद परमिशन। उनको हटाना भी तो हुकूमत का काम है ना। मैं आपसे ये कहने लगा ना, देखिए, और खास तौर पर असेंबली के बिल्कुल पास मैं आपसे ये कहने लगा हूँ कि जो उनको हटाने के लिए एफर्ट्स किए गए सुबह से, वो उस दिन एक दैट अनफेटफुल डे वो गैदर करता रहा, बढ़ता रहा, वो जो उनका प्रोसेशन था वो बढ़ता गया, उनसे बार बार एंगेजमेंट की। लेकिन सर 7 तारीख का थ्रेट मौजूद था, अगर सख्ती भी करनी पड़ती। देखिए, मेरी बात सुने ना, करनी चाहिए थी। मेरी बात सुने, देखिए, वो जो थ्रेट था, वो थ्रेट एक जेनेरिक नेचर का था, वो थ्रेट अलर्ट थी, जो आज भी है, 7 तारीख को भी थी, 23 नवंबर को भी थी, 30 सितंबर को भी थी, और वो थ्रेट अलर्ट 265 है, 265। दोज आर जेनेरिक नेचर लेटर्स। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लिख देती है ताकि सिक्योरिटी बीफ्ड अप रहे। असेंबली मेंबरान और खुद आप किस हद तक महफूज समझते हैं जी अपने आप को? आप तो जैसे आपने कहा प्रोटोकॉल आप नहीं लेते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये भाई जंग है, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, और मेरी दुआ है हम सब की हिफाजत के लिए, अब सब की सलामती के लिए, ये मेरी दुआ है। दुआ के साथ साथ दवा भी होगी जी? बिल्कुल है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। दुआ भी है, दवा भी है, कोशिश वो कर रहे हैं, उम्मीद उन्होंने दिलाई है। बहरहाल उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, फैसला करना आपका काम है।
नाज़रीन, पाकिस्तान बिलखुसूस लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़यात, ख़ासतौर पर 13 फरवरी का धमाका और कल डिफेंस में जेड ब्लॉक में जो धमाका हुआ, इस पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ कुतुब ऑनलाइन के रैंक पर्सन और मजहबी स्कॉलर जनाब बिलाल कुतुब साहब के साथ। उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने तो एक प्रोग्राम भी किया था उस जगह पर जहाँ पर ये धमाका हुआ है, खराज तहसीन पेश। हम कब तक सिर्फ खराज तहसीन पेश करते रहेंगे और हुकूमत मजम्मत करती रहेगी और दहशतगर्दों का कलाकामा करने के दावे करते रहेंगे, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा? कल एक और धमाका हो गया जी। सूरत यह कि हमने तो खराज तहसीन पेश करना है अपनी फ़ौज को, अपने यूनिफॉर्म को, लेकिन सूरत हाल ये देखिए जब धमाके होते हैं ना, तो इनमें ये पाकिस्तान की वाहिद कौम है जो धमाके की जगह की तरफ जाती है। जब खून की अपील होती है तो लोगों के पास खून देने को इतना होता है कि अस्पताल खून लेना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बात और, लाहौर में ख़ास तौर पर जब धमाका हुआ तो लाहौरियों का जो जिंदा दिल होना था वो साबित हो गया। लोग डरे नहीं, लोग नॉर्मेलिटी से हटे नहीं, और ये हर जगह की बात है। लेकिन दूसरी बात बड़ी अहम ये है कि ये बात भी बड़ी वाज़ेह होगी कि ये नज़रियात की जंग नहीं है, ये सच और झूठ की जंग है, ये जालिम और मजलूम की जंग है, ये ईमान और बेईमानी की जंग है। लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल तीसरा और अलग है, क्या ये खबरें सिर्फ मुझे और आपको पता है? क्या हमारे हाकिमों का कोई फ़र्ज़ नहीं है? क्या हमारे हाकिम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि लोग मरें और वो ताज़ियत करें? क्या ये पूछने का मेरा हक है कि हाकिम जो कि खून बहा देने का हक रखता है उस शख्स का जो उसका शहरी हो, वो ताज़ियत किससे कर रहा है? वो किस पे मजम्मत कर रहा है? मजम्मत वो अपने आप पे अगर कर रहा है तो उसको इतने सालों में शर्म क्यों नहीं आई कि मैं अपने आप पे मजम्मत कर रहा हूँ इन चीज़ों पे? इसके बावजूद मेरे ख्याल में जो फ़र्क है वो सिर्फ ये कि अवाम सच्ची है, बाईमान है और हौसलामंद है। हमारे हाकिम जो हैं इस वक्त मेरे ख्याल में ना वो ईमानदार हैं और ना उनके पास इतना ज़र्फ है कि वो ईमानदारी से इस बात को हैंडल कर सकें जिस तरह के एक लीडरशिप को करना चाहिए। बातें और मसाले हम हज़रत उमर ख़त्ताब की देंगे, लेकिन जब काम करने वाला होगा तो वो हम मुनाफिकाना और बड़ा बुरा करेंगे। जब ये धमाका लाहौर में हुआ, मैं वहाँ पर उस जगह पर मौजूद था और उस जगह पर लोगों का जो हौसला था वो देखने वाला है। और मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को जाके वहाँ लोगों से बात करनी चाहिए थी कि आप तो डरे नहीं, हम नहीं डरे, आप क्यों डरे हुए हैं? ये जो झूठ बोलना है मेरे ख्याल में इसको एक हद में और दूंगा और बड़े अदब और आजिज़ी के साथ, ये मुनाफिकानापन है। अगर ये हाकिम करे, मैं और आप ये करेंगे तो झूठ होगा, लेकिन जब हाकिम करेगा तो ये मुनाफिकत है। अब हाकिम मुनाफिक हो और उम्मत से आप रहम और बरकत की दुआएं करवा रहे हो, मेरे ख्याल में ये तज्जिया बहुत ज़्यादा दूर है उन हकीकतों से जो कि मुसलमानों के रवायतें होनी चाहिए। दूर नहीं है अवाम हुक्मरानों से, क्योंकि कोई 17, 18 या 19, 20 गाड़ियों का काफिला होता है प्रोटोकॉल, उसके बाद जाके कहीं अवाम पीछे खड़ी होती है और वो पहुंच नहीं सकती है इन लोगों तक। हजूर, मैं इस बात को यूं क्यों ना कहूं कि जब रोम से लोग आए हजरत उमर ख़त्ताब को मिलने के लिए तो उन्होंने कहा इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम किस बात पे कबूल किया? उमर ख़त्ताब एक दरख्त के साए के नीचे सर के नीचे ईंट रख के हाथ में कूड़ा पकड़ के सो रहे थे। ये देख के उसने इस किरदार पे, इस अमल पे उसने ईमान कबूल किया, उसने लेक्चर नहीं सुना था। आज ये लोग हमें लेक्चर दे रहे हैं उन चीज़ों के जो कि हमारी रवायतें नहीं है। बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। बातें मत करें, काम करें। हमें दावे नहीं चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, अमली तौर पर कुछ ना कुछ चाहिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये सब कुछ देना हुक्मरानों का काम है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। जी बिल्कुल, हम एक तरफ तो सानेहा चेरिंग क्रॉस की तहकीकात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक और अफसोसनाक इत्तला के लाहौर ही के डिफेंस में जेड ब्लॉक में एक धमाका हो जाता है। आप पीछे देख सकते हैं, ये वो इमारत जहाँ ये धमाका हुआ, ज़ोरदार धमाका, इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे भी टूट गए। और अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तब तक की इत्तलात के मुताबिक 8 अफराद जाँ बाक हुए। अभी तहकीकात जारी हैं और हो सकता है मजीद भी मालूमात सामने आ जाए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। हम एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि सिक्योरिटी सख्त की गई है, दूसरी तरफ ऐसा वाक़या पेश आ जाना सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान बहरहाल है। यहाँ सबसे पहले हमारे क्राइम रिपोर्टर, चीफ क्राइम रिपोर्टर पहुँचे हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर रियाज अवान साहब। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा, इनके पास अभी तक की मालूमात क्या है। रियाज साहब, धमाके की नौयत अभी तक तो खैर नहीं कन्फर्म हुई है, ज़रा बताइए जब आप सबसे पहले यहाँ पर आए क्या देखा आपने, आंखों से हाल बताइए। जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि जो लोग ज़ख्मी हालत में वो बाहर सड़क पर पड़े हुए थे, मोटरसाइकिलें गिरी हुई थी, गाड़ियों थी, वो भी उनको भी नुकसान खासा पहुँचा था। जो बिल्डिंग थी वो आप देख ही रहे हैं, फ्रंट से उसको भी नुकसान है। जो बिल्कुल उसके अकब में जो यही इस बिल्डिंग का जो अकब वाला हिस्सा है वो ज़मीन बोस हो चुका है।
इसका मतलब कि धमाका जो है वो बेसमेंट में हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। बिल्डिंग खाली थी क्या या कोई यहाँ पे था? बिल्डिंग में अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी था, ये ज़ेरे तमीर बिल्डिंग थी और इसमें कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। 30 से 35 मजदूर जो हमें बताए गए वो इसमें काम कर रहे थे और जो जाँ बाक लोग हुए हैं वो ज़्यादातर मजदूर ही हैं जो इसमें जाँ बाक, जो जख्मी हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा मजदूरों की है। ये बताइएगा, इस तरह तो जैसे सानिया चेयरिंग क्रॉस है, बड़े दावे किए गए, उसके बाद कहा गया कि जी आने हाथों से निपटेंगे, बंदा पकड़ा भी गया सहूलतकार और यही कहा जा रहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और नहीं होने देंगे, लेकिन इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है। सवालिया निशान तो है ना जी सिक्योरिटी पर। हम ये नहीं कह सकते कि सवालिया निशान है। जब आप जो है ना वो मुल्क में आप हालत जंग में हों तो उस वक्त कहीं भी किसी भी जगह पे इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं और उसके लिए ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार होना पड़ता है। सिक्योरिटी इदारे भी तैयार थे और यही वजह थी। आप पिछले चंद रोज से देख रहे हैं पुलिस ने जो चेकिंग है वो भी बड़ी सख्त कर दी थी और खुद पुलिस को हदायत दी गई थी कि वो इकट्ठे जो है वो ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे ना हो, जब भी ड्यूटी से आए वो अलग अलग आएँ और ग्रुप की शक्ल में ना आए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है जी। कुछ यही वजह थी कि यहाँ पर जो पुलिस अफसरान आ रहे हैं वो बारी बारी आ रहे हैं और चाहे वकुआ का विजिट करने के बाद वहाँ से जा रहे हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे, क्योंकि जो सानिया चेयरिंग क्रास है उसमें पुलिस अफसरान इकट्ठे थे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा वहाँ नुकसान पहुंचा कि 2 सीनियर अफसरान वहाँ पर शहीद हुए। इसी नुकसान से बचने के लिए आज भी जो पुलिस अफसरान थे वो अलग अलग आ रहे थे और अलग अलग इस जायवकुआ का विजिट भी कर रहे थे। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, किसी को तकरीबकारी की इजाजत नहीं देंगे, दुश्मन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। ये वो रिवायती घिसे पिटे जुमले हैं जो हर दहशतगर्दी के बाद हुकूमत की जानिब से सुनने को मिलते हैं, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। आवाम के लिए हैं तो सिर्फ दिलासे। अगर शहर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के 4 बड़े दाखिली खारजी रास्ते हैं। अगरचे यहाँ पुलिस नाके लगाकर आने जाने वालों पर नजर रखती है, लेकिन कमी बहरहाल मौजूद है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से दहशतगर्द और सहूलतकार शहर में दाखिल हुए और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। जरूरत इस बात की है कि चेकिंग का निजाम सख्त किया जाए और शरपसंद अनासिर का रास्ता रोका जाए। हम लोग का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के नाम। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे।